नमस्कार। आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो किसी खजाने की पोटली से कम नहीं है। एक तरफ सिक्किम के लोक नृत्य का जिक्र है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ताकत का। इसमें खेल भी हैं, इतिहास भी है, संगीत भी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे भारत की आत्मा को कुछ पन्नों में समेटने की कोशिश की है। बिल्कुल। और ये बिखरे हुए नहीं लगते, बल्कि एक एक मोज़ैक की तरह है ना। हर टुकड़ा, चाहे वो नृत्य का हो या किसी कानूनी विधेयक का, अपनी जगह पर फिट होकर भारत की एक बड़ी और ज्यादा दिलचस्प तस्वीर बनाता है। तो चलिए इसी पोटली को खोलते हैं और इन तथ्यों के धागों को जोड़कर देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद भारत की पहचान का सबसे रंगीन धागा है, उसकी संस्कृति और कला। पहला ही जिक्र है सिक्किम के चूफाट नृत्य का, जो कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। और ये बस एक शुरुआत है। ये नोट्स दिखाते हैं कि भारत में संस्कृति सिर्फ कुछ शास्त्रीय रूपों तक ही सीमित नहीं है। हर कुछ किलोमीटर पर बोली की तरह नृत्य भी बदल जाता है। जैसे जैसे नागालैंड की बात करें तो वहाँ के ज़ेलियांग या नूरालिम जैसे नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो समुदाय के इतिहास और उनकी कहानियों को जिंदा रखने का तरीका है। इतने सारे नृत्य हैं। ये इनमें से कोई एक चुनते हैं। हाँ। जैसे पश्चिम बंगाल के गंभीरा का जिक्र है, जिसे नकाब पोश नृत्य भी कहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प लगता है। नकाब क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। गंभीरा में कलाकार बड़े बड़े रंगीन मुखौटे पहनकर समाज की बुराइयों पर, जैसे भ्रष्टाचार या गरीबी पर व्यंग्य करते हैं। वो मुखौटा उन्हें एक तरह से आज़ादी देता है कि वो बिना किसी डर के कड़वा सच कह सकें। अच्छा। तो ये सिर्फ कला नहीं, ये सामाजिक टिप्पणी का, सोशल कमेंट्री का एक शक्तिशाली माध्यम है। बिहार के जाट जाटिन की तरह, जो पति पत्नी के बीच की नोक-झोंक के जरिए सूखे और गरीबी जैसी गंभीर बातें कह जाता है। वाह, मतलब हर नृत्य के पीछे एक कहानी, एक मकसद छिपा है। अच्छा, कला के सफर में नृत्य से संगीत की तरफ चलें तो वाद्य यंत्रों का एक बड़ा दिलचस्प वर्गीकरण दिया गया है। 4 श्रेणियां हैं: तत्, ताल, घन और शुशिर। हाँ, ये भारतीय संगीत शास्त्र का सदियों पुराना वर्गीकरण है और बहुत वैज्ञानिक भी। तत् यानी जिसमें तार हो, जैसे सितार या सारंगी। ठीक है। ताल यानी जिसे ठोक कर रिदम पैदा की जाए, जैसे तबला। हाँ, तबला, ड्रम। बिल्कुल। और सुशिर यानी जिसमें हवा या फूंक से आवाज आए, जैसे बांसुरी या शहनाई। और ये चौथी श्रेणी घन वाद्य, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। इसका क्या मतलब है? कोई भी ठोस चीज जिससे बजाया जा सके। तो क्या हमारे मंदिरों में बजने वाली घंटी भी इसी में आएगी? बिल्कुल सही पकड़ा। घंटी, मंजीरा या फिर पानी से भरे प्यालों से निकलने वाला संगीत, जल तरंग, ये सब घन वाद्य हैं। इनकी खासियत ये है कि इनमें सुर बदलने के लिए कोई तार या छेद नहीं होते। आवाज सीधे उस वस्तु के ठोस शरीर के कंपन से ही आती है। ये वर्गीकरण दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने ध्वनि विज्ञान को कितनी गहराई से समझा था। अद्भुत। और कला का ये सफर स्वादिष्ट खाने के जिक्र के बिना तो अधूरा ही है। एक मजेदार तथ्य है कि टेंगा को कर्नाटक का व्यंजन बताया गया है, जो कि गलत है। ये तो असम का है। हाँ, टेंगा असम की एक खट्टी मछली करी है, जो वहाँ की पहचान है। और देखिए, यहीं पर एक हाथ से लिखा नोट है जो इस पाक यात्रा को और आगे ले जाता है। इसमें मेघालय के जादोह का जिक्र है, गोवा का मसालेदार सोरपोटेल, सुरपोटेल, हाँ सुना है। बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा और कश्मीर का रोगन जोश। ये सिर्फ खाने के नाम नहीं है, ये उस जगह के भूगोल, इतिहास और संस्कृति का स्वाद है। और इन कलाओं को सिर्फ महसूस नहीं किया गया, बल्कि शब्दों में भी पिरोया गया है। यहाँ अनूप राग विलास नाम की एक किताब का उल्लेख है, जिसे पंडित कुमार गंधर्व ने लिखा था। और ये तो बस एक उदाहरण है। संतूर के जादूगर पंडित शिव कुमार शर्मा की आत्मकथा है, जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। और एक नाम है विश्व मोहन भट्ट, जिनकी रचना अ मीटिंग बाय द रिवर को 1994 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड? जी हाँ। सोचिए, एक भारतीय वाद्य यंत्र पर बनी धुन दुनिया के सबसे बड़े संगीत पुरस्कार तक पहुंच गई। ये भारतीय कला की वैश्विक उड़ान का प्रतीक है। तो हमने देखा कि कला और संगीत कैसे समाज की भावनाओं को जाहिर करते हैं। लेकिन एक और चीज है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती भी है और कभी-कभी बांट भी देती है, और वो है खेल का मैदान। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं।
यहाँ एक शब्द है कैसलिंग। कैसलिंग ये शतरंज की दुनिया का शब्द है। ये एक बहुत ही खास चाल है जिसमें राजा और हाथी एक साथ अपनी जगह बदलते हैं। ये अकेली चाल है जिसमें 2 मोहरें एक साथ चलते हैं और राजा 2 कदम चल सकता है। अच्छा। इसका मकसद राजा को सुरक्षित करना और हाथी को खेल में जल्दी शामिल करना होता है। और शतरंज की तरह ही हर खेल के अपने नियम और अपनी प्रतिष्ठा होती है जो ट्रॉफियों से जुड़ी होती है। जैसे बर्दवान ट्रॉफी का संबंध भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। सही बात है। और यहाँ ट्रॉफियों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सबको रटने के बजाय कुछ दिलचस्प कहानियों पर ध्यान देते हैं। जैसे फुटबॉल में डूरंड कप का जिक्र है। ये 1888 में शुरू हुआ था। 1888 में? हाँ, यानी ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। ये दिखाता है कि भारत में फुटबॉल की जड़ें कितनी गहरी हैं। और हॉकी का भी जिक्र है। ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, ये नाम तो हमने बचपन से सुने हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कप नहीं है, ये हमारी खेल विरासत का हिस्सा है। आगा खां कप 1896 में शुरू हुआ था। इन टूर्नामेंट्स ने हमें ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी दिए। इसी तरह क्रिकेट में रणजी और दिलीप ट्रॉफी ने गावस्कर और तेंदुलकर जैसे हीरे तराशे हैं। ये ट्रॉफियां महज इनाम नहीं बल्कि खिलाड़ियों की पीढ़ियों को जोड़ने वाली कड़ी हैं। और जब खिलाड़ी इन मैदानों पर असाधारण प्रदर्शन करते हैं तो देश उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। हाँ, और पहले ही साल 20 खिलाड़ियों को ये सम्मान मिला, जिसमें क्रिकेट के सलीम दुर्रानी और एथलेटिक्स के जीएस रंधावा जैसे बड़े नाम थे। लेकिन एक और दिलचस्प तथ्य है, 1972 में सदानंद महादेव शेट्टी ये पुरस्कार पाने वाले पहले कबड्डी खिलाड़ी बने। ये बात वाकई दिलचस्प है। 1972 में कबड्डी को इतना सम्मान मिलना बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर सारा ध्यान तो क्रिकेट या हॉकी पर ही रहता है। इससे पता चलता है कि अर्जुन पुरस्कार शुरू से ही जमीनी खेलों को महत्व दे रहा था। और ये परंपरा आज भी कायम है। 2024 के विजेताओं की सूची देखिए। ये दिखाता है कि पुरस्कार अब हर तरह के खेल और हर तरह के खिलाड़ी तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, और ये सूची कमाल की है। इसमें पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हैं, शतरंज के युवा दिमाग डी गुकेश, हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शूटिंग की सनसनी मनु भाकर। ये 4 नाम भारत के खेल भविष्य की 4 दिशाएं दिखाते हैं। पैरा खेलों में हमारा बढ़ता दबदबा, शतरंज में हमारी बौद्धिक शक्ति, हॉकी में हमारा पुनरुत्थान और शूटिंग में हमारी प्रिसिजन। खेल और संस्कृति से अब थोड़ा गंभीर लेकिन उतने ही जरूरी विषयों की ओर बढ़ते हैं, कानून और शासन। यहाँ प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 का जिक्र है, जिसे 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही कोई विधेयक या बिल एक अधिनियम यानी कानून बन जाता है। ये कानून का आप कह सकती हैं जन्मदिन होता है। और ये खास कानून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाजार में बड़ी कंपनियों को अपनी मनमानी करने से रोकता है, ताकि छोटी कंपनियों और ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। अच्छा, मतलब एक तरह का फेयर प्ले सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जहां कुछ कंपनियां बहुत शक्तिशाली हो गई हैं, ऐसे कानून बहुत जरूरी हैं। और जब कानून की बात होती है तो उसका सबसे बड़ा रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में यहाँ काफी गहरी जानकारी दी गई है। जैसे इसका मूल क्षेत्राधिकार, ये क्या होता है? मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कुछ खास तरह के बड़े मुकदमों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है। आप उन्हें किसी छोटी अदालत में नहीं ले जा सकते। जैसे अगर पंजाब और हरियाणा में पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, हाँ, या केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो। बिल्कुल, तो ये मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरे देश के संघीय ढांचे के संतुलन का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी शक्ति का जिक्र है अदालत के अवमानना के लिए सजा देना। इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसे सरल भाषा में समझते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के 2 मतलब हैं। पहला, इसके सारे फैसले और कार्यवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और भविष्य में नज़ीर यानी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति या संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अनदेखी करे या उसका अपमान करे तो कोर्ट उसे सीधे सजा दे सकता है। ये शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। जजों की योग्यताओं को लेकर भी कुछ बातें साफ की गई हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। हाँ,
जैसी कि जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई मिनिमम एज होगी, पर ऐसा नहीं है। शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 साल हाईकोर्ट का जज या 10 साल हाईकोर्ट का वकील रहा हो। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है। ये योग्यताएं अनुभव और विशेषज्ञता पर जोर देती हैं, उम्र पर नहीं। और यहाँ इतिहास से जुड़े कुछ हस्तलिखित नोट्स भी हैं। जैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे और कार्यकाल को लेकर 2 कमाल के तथ्य हैं। बिल्कुल, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, लगभग 7 साल, मतलब 2696 दिन। और दूसरी तरफ जस्टिस कमल नारायण सिर्फ 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश बने। सिर्फ 17 दिन? हाँ, सिर्फ 17 दिन। ये दिखाता है कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना अनिश्चित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ रिटायरमेंट की उम्र पर निर्भर करता है। न्यायपालिका के गलियारों से निकलकर अब सीधे इतिहास के मैदान में चलते हैं। एक तारीख है 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था और ये लड़ाई ताकत से ज्यादा धोखे से जीती गई थी। जो भी। रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कम थे, लेकिन उसने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। तो ये एक साजिश थी। बिल्कुल। तो मैदान में जो हुआ वो युद्ध कम और साजिश की जीत ज्यादा थी। अच्छा। और इसका असर जबरदस्त हुआ। कंपनी को बंगाल का पूरा खजाना मिल गया और उसी पैसे से मुनिक हुई धीरे पूरे भारत पर कब्जा किया। यहीं से भारत की गुलामी की कहानी असल में शुरू होती है। इतिहास का एक और पन्ना है हैदराबाद रियासत का विलय। आज़ादी के बाद ये एक बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़ी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान न भारत में शामिल होना चाहते थे न पाकिस्तान में। वो एक आज़ाद देश का सपना देख रहे थे। जी। भारत के बीचों बीच एक आज़ाद और ताकतवर रियासत देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा थी। जब बातचीत से बात नहीं बनी, तब सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य कार्रवाई की। ऑपरेशन पोलो? हाँ, कुछ ही दिनों में निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। और आखिर में एक संधि का उल्लेख है, सालबाई की संधि। ये मई 1782 में हुई थी। संधियां अक्सर इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। बिल्कुल। इस संधि ने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को खत्म किया, जो कई सालों से चल रहा था। ये संधि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस संधि ने अगले 20 सालों के लिए दोनों के बीच शांति स्थापित कर दी। 20 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और इसने अंग्रेजों को दक्षिण में मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया। जी। तो ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि भविष्य के शक्ति संतुलन की एक नई बिसात बिछाना था। हमारे सामने आंग्ल मैसूर युद्धों की एक लिस्ट है। 4 युद्ध, 3 संधियां। देखने में ये सिर्फ तारीखें लगती हैं, लेकिन इनमें एक कहानी छिपी है ना? हाँ, और ये कहानी है कि कैसे लगभग 30 साल के अंदर एक बहुत ताकतवर भारतीय साम्राज्य मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अच्छा। पहला युद्ध 1767-69 वो हैदर अली ने जीता और अंग्रेजों को मद्रास की संधि पर मजबूर किया। दूसरा युद्ध 1780-84, उसमें मैंगलोर की संधि हुई, जो लगभग बराबरी पर छूटा। लेकिन असली मोड़ आया तीसरे युद्ध में। तीसरा युद्ध 1790-92, जिसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। स्रोत कहता है कि इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई, लेकिन यह हार कितनी बड़ी थी? यही तो बात है। क्या ये सिर्फ जमीन खोने की बात थी? ये उससे कहीं ज्यादा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के लिए सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, ये एक, आप कह सकते हैं, एक रणनीतिक और आर्थिक तबाही थी। आर्थिक तबाही? वो कैसे? देखिए, स्रोत में लिखा है कि उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने कौन से इलाके लिए। अच्छा, इसमें भी कोई चाल थी? बिल्कुल। अंग्रेजों ने जानबूझकर मालाबार तट का इलाका ले लिया। मालाबार तट? हाँ, ये इलाका टीपू के मसालों के व्यापार का केंद्र था, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलता था। और यही तट फ्रांसीसियों से संपर्क का उनका मुख्य रास्ता भी था, जो उस वक्त अंग्रेजों के दुश्मन थे। ओह। तो इस एक संधि से अंग्रेजों ने टीपू की आर्थिक कमर तोड़ दी और उनके विदेशी सहयोग का रास्ता भी बंद कर दिया। मतलब ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टीपू की लाइफलाइन काटना था। एकदम सही। ये हार टीपू को धीरे धीरे कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश थी। और इसी वजह से चौथा युद्ध 1799 उनके लिए इतना घातक साबित हुआ, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल।
चौथे युद्ध तक टीपू आर्थिक और सामरिक रूप से काफी हद तक अलग थलग पड़ चुके थे। तो ये 4 युद्ध हमें दिखाते हैं कि कैसे संधियों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि अगला युद्ध जीतने की नींव रखने के लिए भी किया जाता था। एकदम सही कहा आपने। तो आंग्ल-मैसूर युद्धों ने दक्षिण भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। और नक्शे और सीमाओं की बात चलिए, तो चलिए अब दुनिया के भौतिक नक्शे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोतों में भूगोल के बारे में क्या खास है। जरूर। सबसे पहले तो एक बहुत ही बुनियादी बात है महाद्वीपों का आकार। हाँ, स्रोत में एक चार्ट है जो दिखाता है कि एशिया दुनिया की लगभग 29.5% जमीन को कवर करता है। 29.5%? मतलब करीब करीब 1/3। हाँ, 1/3। इसके बाद अफ्रीका आता है, लगभग 20%। फिर उत्तरी अमेरिका 16%, दक्षिणी अमेरिका 11% और फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और हर महाद्वीप की अपनी एक सबसे ऊंची चोटी भी है। एशिया का माउंट एवरेस्ट तो सब जानते हैं, लेकिन बाकी जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, ये तो एक ज्वालामुखी भी है ना? हाँ, है। कितना अजीब है कि भूमध्य रेखा के इतने करीब एक पहाड़ पर आज भी ग्लेशियर है। हाँ, ये प्रकृति के सबसे दिलचस्प अजूबों में से एक है और हर चोटी की अपनी एक खासियत है। दक्षिणी अमेरिका में एकोनकागुआ है, शक्तिशाली एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। उत्तरी अमेरिका में माउंट लोगन है। और अंटार्कटिका में? अंटार्कटिका जैसे बर्फीले रेगिस्तान में माउंट विंसन मैसिव है। यूरोप में एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया में कॉजियोस्को। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये उस महाद्वीप की पहचान है। आगे कुछ पठारों का भी जिक्र है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का किम्बरले पठार और अमेरिका का ओजार्क। और फिर राजधानियों की बात आती है। हाँ, जिसमें एक आम गलती को सुधारा गया है। सूरीराम की राजधानी पारामारिबो है, जॉर्ज टाउन नहीं। सही। जॉर्ज टाउन तो पड़ोसी देश गुयाना की राजधानी है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। बिल्कुल। और भूगोल सिर्फ पहाड़ों और राजधानियों तक सीमित नहीं है। स्रोत में कुछ भौगोलिक समूहों का भी जिक्र है जो बहुत दिलचस्प हैं। जैसे बाल्टिक देश, बेनेलेक्स, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और स्कैंडिनेवियाई देश। यहीं पे एक सवाल उठता है। स्रोत में फिनलैंड को स्कैंडिनेवियाई देश बताया गया है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क भी शामिल हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि भाषाई और सांस्कृतिक रूप से फिनलैंड बाकी तीनों से काफी अलग है। हाँ। क्या इसे शामिल करना एक आम बहस का मुद्दा नहीं है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये एक क्लासिक बहस है। अच्छा। पारंपरिक रूप से स्कैंडिनेविया में सिर्फ डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं, जिनकी भाषाएं और इतिहास बहुत गहरे जुड़े हैं। लेकिन एक बड़े नजरिए से देखें, जिसे नॉर्डिक देश कहते हैं, उसमें फिनलैंड और आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। ओके। स्रोत ने यहाँ स्कैंडिनेवियाई शब्द का इस्तेमाल शायद एक व्यापक अर्थ में किया है, जैसा कि अक्सर आम बोलचाल में होता है। ये दिखाता है कि भूगोल भी कितना व्यक्तिपरक हो सकता है। और बेनेलक्स, ये नाम तो खुद ही अपनी कहानी कहता है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। हाँ, ये देश भूगोल, इतिहास और अब अर्थव्यवस्था के जरिए एक दूसरे से कसकर बंधे हुए हैं। और यही बात हमें अगले विषय की ओर ले जाती है। जिस तरह ये देश समूह बनाते हैं, उसी तरह ये अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ आर्थिक नीतियों और व्यवस्थाएं भी बनाते हैं। सही। तो चलिए अब भारतीय अर्थशास्त्र पर नजर डालते हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक है राजकोषीय नीति, यानी फिस्कल पॉलिसी। सुनने में ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। ये सरकार का पर्स संभालने का तरीका है। सरकार का पर्स? हाँ, सरकार के पास 2 मुख्य टूल हैं। खर्च करना, जैसे सड़कें, स्कूल बनाना, और दूसरा टैक्स वसूलना। राजकोषीय नीति बस इन्हीं 2 टूल का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को चलाना है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब कोरोना के कारण सब कुछ बंद था और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई थी, तब सरकार ने जो लोगों के खातों में सीधे पैसे भेजे, हाँ, या कंपनियों को टैक्स में छूट दी, वो राजकोषीय नीति का ही एक उदाहरण था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वही राजकोषीय नीति थी। जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो तो सरकार खर्च बढ़ाती है और टैक्स घटाती है ताकि बाजार में पैसा आए। अच्छा। और अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो सरकार इसका उल्टा करती है, खर्च कम करती है और टैक्स बढ़ा देती है। स्रोत ये भी साफ करता है कि इसका काम मुद्रा यानी नोट छापना नहीं है, वो काम रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का है। ये बहुत साफ हो गया। अगला विषय है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाँ, ये हमेशा लगता था कि जिस देश के पास ज्यादा पैसा है
यानी जिसकी जीडीपी ज्यादा है वो ज्यादा विकसित है। तो ये रिपोर्ट सिर्फ जीडीपी से अलग कैसे है? यही इस रिपोर्ट की खूबसूरती है, जिसे 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और भारतीय नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने मिलकर बनाया था। अच्छा। उनका मानना था कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। एक देश अमीर हो सकता है, लेकिन अगर वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या स्वस्थ नहीं हैं, तो वो सही मायने में विकसित नहीं है। तो ये रिपोर्ट पैसे के अलावा और किन चीजों को मापती है? ये 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, स्वास्थ्य, जिसे जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। लोग औसतन कितना जीते हैं? हाँ। दूसरा, शिक्षा, जिसमें देखा जाता है कि बच्चे कितने साल स्कूल जाते हैं। और तीसरा, जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। तो ये विकास की एक 3D तस्वीर देती है, सिर्फ पैसे वाली 1D तस्वीर नहीं। बिल्कुल, ये एक ज्यादा मानवीय तरीका है किसी देश की तरक्की को देखने का। और इसी से जुड़ा एक और विषय है मनरेगा। ये योजना तो सीधे तौर पर लोगों की आजीविका से जुड़ी है। बिल्कुल। स्रोत हमें इसकी समय रेखा बताता है। 2005 में कानून बना, 2006 में लागू हुआ और 2009 में नाम बदला गया। हाँ, 2009 में इसके नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। लेकिन इन तारीखों के पीछे का विचार क्रांतिकारी है। ये योजना हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी देती है। कानूनी गारंटी? हाँ, ये कोई खैरात नहीं है, ये काम का अधिकार है। ये दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। अंत में कुछ छोटे नाम यानी एक्रोनिम्स दिए गए हैं, जैसे FCCB, IPO, मुद्रा। ये अक्सर फाइनेंशियल न्यूज में आते हैं लेकिन समझ नहीं आते हैं। FCCB क्या है? FCCB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसे एक ऐसे विदेशी लोन की तरह समझिए जिसमें जादुई विकल्प है। जादुई विकल्प? हाँ, मान लीजिए एक भारतीय कंपनी ने अमेरिका से डॉलर में लोन लिया। अगर कंपनी बहुत सफल हो जाती है तो लोन देने वाला अपना पैसा ब्याज के साथ वापस लेने के बजाय उस पैसे के बदले कंपनी में हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन सकता है। अच्छा, तो ये कंपनी और निवेशक दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सही। और मुद्रा, ये नाम तो बहुत सुना है। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसे ऐसे समझिए कि आपके पड़ोस में जो चाय की दुकान है या जो कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता है, उसे बड़े बैंक आसानी से लोन नहीं देते। सही बात है। मुद्रा ऐसी ही छोटी इकाइयों को लोन देने के लिए बनाई गई एक सरकारी संस्था है। ये जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देती है। तो हमने देखा कि कैसे सरकारें नीतियां बनाती हैं और योजनाएं चलाती हैं। ये सब इंसानों द्वारा बनाए गए नियम हैं। अब हम उन नियमों की तरफ चलते हैं जो इंसानों ने नहीं बनाए बल्कि जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, यानी विज्ञान के सिद्धांत। बहुत अच्छा कनेक्शन है। विज्ञान में हम भौतिकी से शुरू करते हैं। स्रोत में गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का एक सूत्र दिया गया है, F=UV U+V। अब ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है ना? नहीं। तो फिर ये क्या है? ये हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है? ये आपकी गाड़ी के साइड मिरर में काम आता है, जिस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ओह हाँ। वो शीशा एक उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये फॉर्मूला ही उस इल्यूजन के पीछे का गणित है। ये बताता है कि शीशे से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के हिसाब से शीशे की फोकस दूरी कैसे तय होती है, जिससे हमें एक छोटा और दूर का प्रतिबिंब दिखाई देता है और हम ज्यादा बड़ा एरिया देख पाते हैं। बिल्कुल। वाह, मतलब अगली बार जब मैं वो शीशा देखूंगी तो मुझे ये फॉर्मूला याद आएगा। अब रसायन शास्त्र पर आते हैं। यहाँ अमोनिया बनाने की हैबर प्रक्रिया का जिक्र है। ये क्यों इतनी जरूरी है? अगर मैं कहूँ कि ये प्रक्रिया दुनिया के आधे लोगों का पेट भरती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अमोनिया NH3 उर्वरक यानी खाद बनाने का मुख्य घटक है। 20वीं सदी से पहले दुनिया में खाद की कमी थी, जिससे खेती सीमित थी। और हैबर प्रक्रिया ने ये सब बदल दिया। हाँ, इस प्रक्रिया ने हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर उसे अमोनिया में बदलना संभव कर दिया। हम मजाक में कहते थे कि ये हवा से रोटी बनाने की प्रक्रिया है। हवा से रोटी बनाना? ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये 20वीं सदी में जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारणों में से एक है। इसने इतिहास का रुख बदल दिया। और इसी तरह नाइट्रिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रिया और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए संपर्क प्रक्रिया का भी जिक्र है।
सही। ये तीनों प्रक्रियाएं आधुनिक रसायन उद्योग की रीढ़ हैं। ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया से बना नाइट्रिक एसिड उर्वरक और विस्फोटक दोनों में काम आता है, और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे रसायनों का राजा कहते हैं, वो तो बैटरी से लेकर डिटर्जेंट तक हर चीज में इस्तेमाल होता है। मतलब ये प्रक्रियाएं हमारे चारों ओर की दुनिया को अदृश्य रूप से चला रही हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। हमने इतिहास की लड़ाइयों के पीछे की रणनीति, भूगोल के दिलचस्प तथ्य, अर्थव्यवस्था की मानवीय नीतियों और विज्ञान के उन नियमों को समझा जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। जैसा कि स्रोत में लिखा है, ज्ञान ही शक्ति है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो आज की बातचीत ने ये भी दिखाया कि ये सारे विषय आपस में कैसे जुड़े हैं। सही।